नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दानापुर की खबर से। दानापुर के सरारी गुमटी के पास दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने खगौल बिहटा सड़क को जाम कर दिया और टायर जलाकर आगजनी की। विवाद की शुरुआत एक लड़की को भगाने को लेकर हुई थी। हंगामे के बाद शाहपुर और खगौल पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर जाम को हटाया। पुलिस असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने में जुटी है। नालंदा के हिलसा के खीरू बिघा गांव में डॉक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि एक आरएमपी डॉक्टर की पिटाई ग्रामीण कर रहे हैं। डॉक्टरों को अर्धनंग कर लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जितेंद्र कुमार ने इलाज के दौरान एक विधवा महिला से दुष्कर्म की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस पर चुप्पी आरोप लग रहा है। इधर वैशाली में महुआ अनुमंडल के जंदाहा में थाना परिसर में एक युवक की पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में जंदाहा थाने की पुलिस पर एक युवक की पिटाई करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि युवक अपने बहन के लापता होने का मामला दर्ज कराने आया था। इसी बीच पुलिसकर्मी समेत कुछ उसकी पिटाई करने लगे। नाराज लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। समस्तीपुर में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हथियार से लैस अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक में घुसकर 7 लाख से अधिक रुपए लूट लिए। बैंक से जाने के दौरान अपराधियों ने सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। लूट की ये घटना ताजपुर स्थित स्टेट बैंक की शाखा का है। बताया जा रहा है कि बैंक खुलने के कुछ देर बाद ही अपराधी हथियार से लैस होकर बैंक के अंदर घुसे, पिस्टल निकालकर रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद सदर डीएसपी बैंक पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी दी। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने एसबीआई बैंक को अपना निशाना बनाया है। ये एसबीआई का शाखा है जहां पर अपराधियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दी गई है और इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दूं, यही वो काउंटर है जहां पे सबसे पहले अपराधी पहुंचते हैं। 5 से 6 की संख्या में अपराधी आए और काउंटर पर चढ़ करके करीब 7 लाख रुपए कैश जो थे वो लूट कर यहाँ से फरार हो गए। जिसके बाद यहाँ पे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि खुद घटना स्थल पर डीएसपी यहाँ पे जो शाखा प्रबंधक के कक्ष हैं वहाँ पर पहुँच करके सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटे हुए हैं। और यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के द्वारा मामले का कब तक खुलासा किया जाता है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, आप कौन हुए? अब यहाँ सफाई कर्मचारी हुए। क्या घटना हुई है? घटना हुई कि बैंक खुलने के बाद जो है ठीक 15-20 मिनट के बाद आया, 5-7 आदमी थे और पिस्टल दिखाया। पिस्टल दिखाने के बाद जो है सो फिर काउंटर के अंदर गया। काउंटर वाले को पिस्टल दिखा दिया और 5-7 लाख रुपया था एक काउंटर में, वो उठा लिया। उसके बाद कुछ लूज रुपया था दूसरे काउंटर में, वो उठाया। तो कुल कितने की लूट हुई? लमसम 8-9 लाख का है। तो ये बैंक के सफाई कर्मी थे जिनके द्वारा ये पूरा मामला बताया गया, जो लूट के कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि एसबीआई के इस ताजपुर शाखा में जो लूट की वारदात हुई है, पुलिस इस मामले के खुलासा कब तक करती है और पुलिस के द्वारा इस पर क्या कुछ कहा जाता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
और इधर मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने सड़क निर्माण में लगी एक कंपनी के बेस कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दिया। घटना तुर्की ओपी के मधुबन स्थित रावत कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप की है। कंपनी के मैनेजर के मुताबिक रंगदारी को लेकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 6 अपराधी 3 बाइक से आए थे और 12 से 15 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी और अपने बॉस तक रंगदारी पहुंचाने की धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। रंगदारी नहीं मिलने पर अपराधियों ने काम बंद करने की धमकी दी है। वहीं घटना के बाद एएसपी ऑपरेशन ने घटनास्थल का जायजा लिया और कंपनी को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए काम जारी रखने को कहा है। अपना हफ्ता वसूली पैसे दो, काम करो। ये तो हमारे बॉस से बात करो, नहीं तो आपको जान से मार देंगे, बम से उड़ा देंगे। बॉस उसका नाम बताया? नहीं, अपने बॉस का नाम नहीं बताया। वो फायरिंग करके आराम से 5-10 मिनट यहाँ रुके हैं और चले गए। सुरक्षा का मांग किए थे पहले भी? हमने किया था, हमने रिसीविंग हमारे कप्तान साहब की डीएम साहब का ऑफिस में आवेदन दिया था, तब से कोई सुरक्षा नहीं मिली। की छानबीन की जा रही है। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो उनके मैनेजर और उनके इंजीनियर साइट पे मौजूद है। उन सभी को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है तथा काम को सुचारू रूप से चलाया गया है। दोबारा कोई काम बंद करने का कोई ऐसा प्रयास करेगा या कोई चीज़ करेगा तो पुलिस और प्रशासन उनके साथ है। कोई इस तरह की आपराधिक गतिविधियां को होने में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इन सभी को आश्वस्त करके दोबारा काम को चला दिया गया है और इसकी गहन जांच की जा रही है कि क्या मामला था, क्या कौन थे और किस प्रकार से ये घटना घटी। और लखीसराय में बालू माफिया को कानून का खौफ नहीं है। मंगलवार की देर शाम चानन थाना के रमल बीघा में बालू माफिया और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। माफियाओं ने जमकर पथराव किया, फायरिंग की। इस घटना में चानन थाना के एएसआई सुरेंद्र सिंह, 2 सैप जवान और चालक घायल हो गए। क्यूल नदी से अवैध तरीके से बालू का उठाव किया जा रहा है। करीब 50 की तादाद में मौजूद बालू माफिया ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना अंतर्गत रमन बीघा अमरूद बागान है, जहां अवैध रूप से बालू चोरी करने थानेदार को सूचना मिली थी। तो वरीय पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश प्राप्त होगी रेड करने के लिए। इमीडिएट रेड के क्रम में ही वहां पे 1-2 राउंड गोली भी फायर किया गया पुलिस और, जिसमें सैफ के जवान और सब इंस्पेक्टर घायल भी हुए हैं और चालक। इस संबंध में 18 आदमी पर प्राथमिकी नामजद की गई है और उसके अलावा नामजद प्राथमिकी की गई है और उसके अलावा 20-25 अज्ञात लोग हैं। और न्यूज 18 के ऑपरेशन पीला सोना की एडीजी मुख्यालय पुलिस जितेंद्र कुमार ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि न्यूज 18 के इस खुलासे से पुलिस को बालू के अवैध कारोबार को तोड़ने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि भोजपुर से लेकर पटना और सारण तक कार्रवाई की जा रही है। एडीजी ने कहा कि बालू के अवैध कारोबार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। पीला सोना के बाद जो है वो लगातार एक्शन किया जा रहा है। भोजपुर, पटना और वैशाली तीनों जिलों में जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही है। हमारे साथ एडीजी पुलिस मुख्यालय मौजूद है। जिस तरह से न्यूज 18 ने पीला सोने का जो है उजागर किया अवैध कारोबार का, उसके बाद लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है। सबसे पहले क्या कहेंगे न्यूज 18? मैं हमेशा से जो है इस खोजी पत्रकारिता को जो है तारीफ़ करता आया हूं और जो है आज भी जो है मैं तारीफ़ करूंगा कि आप लोग जो है खोजी पत्रकारिता के रूप में जो है आप लोगों ने उसको जो है कवर किया है, तो ये काबिल तारीफ़ है और आप लोग इस तरह की कार्रवाई आगे भी करते रहें, हम लोगों को सहयोग देते रहें। आपकी द्वारा जो की गई जो है कार्रवाई से हम लोगों को भी सूचनाएं मिली, पहले भी सूचनाएं मिलती रही थी, आपके द्वारा भी जो है मिलती रही जो है, तो उन पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो, उसके लिए वे अपने क्षेत्र में निगरानी रखें और सूचना संकलित करें और जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं खनन एवं भूतत्व विभाग के, उनको सक्रिय सहयोग प्रदान करें। इसी क्रम में ये कार्रवाइयाँ की भी गई हैं। पिछले कुछ दिन में भोजपुर में
कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें सारण में भी अभियान चलाए गए, पटना में भी अभियान चलाए गए, पहले भी कार्रवाई की गई। ये बीच बीच में अभियान फिर से चलते रहेंगे और आगे भी ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन पीला सोना के बाद जो है खान व भूतत्व विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उन्होंने एक DGP को एक पत्र लिखा। उस पत्र में साफ तौर पे उन्होंने लिखा है कि बिना पुलिस के मिलीभगत के ये संभव नहीं है, पुलिस पदाधिकारियों की मिलीभगत है और इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इत्तेफाक रखता है पुलिस मुख्यालय? खान व भूतत्व विभाग की जो प्रधान सचिव ने जो बातों को उल्लेख किया वो सही है तो कब तक और चिन्हित करके कार्रवाइयाँ होंगी? खनन एवं भूतत्व विभाग से पुलिस मुख्यालय को पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि जिला में जो चिन्हित ज़िले हैं जहां पर कि खनन ज़्यादा होता है वहां पर स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा उनके स्थानीय पदाधिकारियों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए, निगरानी रखी जाए और उसके लिए हमने सभी को निर्देश दिए हैं कि आप उनको सहयोग उपलब्ध कराएं और कार्रवाई करें। और ये भी निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार से इस तरह के वृत्तांत कोई नहीं सामने आए जिसमें ये कहा जा सके या ये पाया जाए कि किसी पुलिसकर्मी की मिली भगत से या संरक्षण में या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार की विधि विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। यदि ऐसा कोई भी मामला सामने आए तो उनके विरुद्ध इमीडिएटली अनुशासनिक कार्रवाई तो की ही जाए, आवश्यकता पड़े तो विधिक कार्रवाई भी हो। चलिए, ADG पुलिस मुख्यालय है जिसके बाद सीधे तौर पे इन्होंने न्यूज़ 18 के ऑपरेशन पीला सोने का तारीफ किया, सराहना की और इन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन के बाद हमने कार्रवाइयाँ की हैं, आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। खान भूतत्व विभाग के जो प्रधान सचिव हरजोत कौर भरवाड़ ने जो बातें लिखी है पत्र में उनको भी ध्यान रखा जा रहा है और आगे लगातार ये ऑपरेशन जारी रहेगा, कार्रवाइयाँ चलती रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में सदर थाना अध्यक्ष पर गाली देने का आरोप लगा है। आरोप वकील कुमार हर्ष ने लगाया है। उन्होंने फोन पर बातचीत की और रिकॉर्डिंग भी सामने रखी है जिसमें सदर थाना अध्यक्ष अपशब्द का प्रयोग करते सुने गए हैं। वकील कुमार हर्ष का कहना है कि सदर थाना के मादापुर गांव में देर रात एक फंक्शन चल रहा था जिसमें भीड़ लगाई गई थी और काफी तेज आवाज में डीजे बज रहा था। जब उन्होंने इसकी शिकायत सदर थाना अध्यक्ष को की तो उन्होंने गाली दी। उन्होंने SSP पर भी अपमानित करने का आरोप लगाया। वकील हर्ष ने जिला बार एसोसिएशन से इसकी शिकायत की है। वहीं वकीलों में इसके खिलाफ काफी रोष है। हमारे घर में 3-4 हार्ट पेशेंट है सर, और वो इतने अनियंत्रित आवाज में कर रहे हैं। डेसिबल नाप लिए हैं आप? डेसिबल वो आप कर लीजिए सर, हम आपको सजेस्ट किए हैं, थोड़ा इसको आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक। आप आके एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। सर, थाना प्रभारी द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि अधिवक्ता फोन कर रहा है, इसको हम आपको ट्रांसफर करें क्या है व्हाट्सएप पे? अरे आप जाते ना अपना काम करें जो आपको कहा जा रहा है ना। अधिवक्ता हो चाहे जो हो, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है इस चीज का। नहीं, आप अपना रिकॉर्ड करके उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, हमको कर दिए, देख लेते हैं। तो जिस पर सदर थाना प्रभारी ने अधिवक्ता का परिचय देने पर भी गाली गलौज किया, इसका शिकायत मैंने पुलिस अधीक्षक को किया है, SSP को। वो भी अमर्यादित भाषा बोले अधिवक्ता के बारे में। तो फिर आगे क्या किया आपने? ये फिर इसके बाद मैंने वो अपना रिकॉर्ड किया था, उसको हम अपने बार एसोसिएशन के महासचिव और भी अधिवक्ता जो हमारे सीनियर सर है वो लोग को दिए और इसका शिकायत की। शिकायत भी बड़े अधिकारी से की गई है, नहीं सुनी जाएगी तो सारे अधिवक्ता मनहानि का मुकदमा तो करेंगे ही। CRPC की धारा 504 गाली पढ़ने को लेकर के भी मुकदमा करेंगे। अगली खबर सिवान से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने बाइक लूट का विरोध करने पर रिटायर्ड आर्मी के जवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हसनपुरवा गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि लूट के दौरान अपराधियों ने रिटायर्ड आर्मी जवान को गोली और चाकू से हमला किया जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। रिटायर्ड आर्मी जवान का नाम कमल यादव है जो आंदर थाना खिराई गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बता दें कि 2 बाइक पर सवार हथियार से लैस बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि वो बाइक लूटने में नाकाम रहे।
अपने साथी के घर, इनका घर है आंदर थाना के कढ़ाई में हाथा घर है, और ये मिलिट्री से रिटायरमेंट व्यक्ति है और कमल यादव इनका नाम है। इन्होंने जा रहे थे अपने दोस्त, वो भी मिलिट्री के रिटायर थे, उनके घर मिलने के लिए। तभी बीच में कररुआ और खालिशपुर के बीच में सरामे के पास 2 अपराधी आए, मोटरसाइकिल से इनका मोटरसाइकिल छीनने के प्रयास किए और इन्होंने विरोध किया तो इनको पहले गोली मारा। गोली मारने के बाद से भी नहीं दिए तो चाकू से यहाँ काट दिया है, बहुत 3-4 जगह मारा है, और उसके बाद भी नहीं दे पाए तो चिल्लाए तो अगल बगल के लोग दौड़ के आए, तब उन्होंने भाग गया इनको छोड़ कर। खबर जहानाबाद से है, जहां नोआमा गांव में सोमवार की रात आपसी विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारने के मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक कैश अंसारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कैफ अंसारी के पास से कारतूस लोडेड मैगजीन, एक पिस्टल और 10,63,000 कैश बरामद किया गया है। शुराबाद थाना अंतर्गत नोआमा गांव है, वहाँ पे 2 लड़कों के बीच में बाताबाती हुई। एक का नाम भोला कुमार और दूसरे का नाम मोहम्मद कैश है, और इस बाताबाती में ही अभियुक्त मोहम्मद कैश ने अपने पास से पिस्टल निकाल के भोला कुमार के पेट में गोली मारा, जिससे वो जख्मी हो गए। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और तुरंत ही पुलिस पहुंच के सबसे पहले अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से हमको हथियार, मैगजीन, बुलेट्स और बुलेट के साथ हम लोगों को 10,63,000 कैश भी बरामद हुआ। इधर वैशाली के परमानंद लाल में ध्वस्त बाया नदी के ध्वस्त बांध की मरम्मत ग्रामीण खुद कर रहे हैं। बांध की मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के लिए सांसद, विधायक और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर बांध की मरम्मत शुरू की। पिछले साल बांध में टूट गया था, जिससे करीब 40 गांवों की आबादी प्रभावित हुई थी। कि सरकार की तरफ से इसमें सहयोग नहीं किया गया है, इसके वजह से हम लोग चंदा इकट्ठा करके ही और हमारे रंजीत बाबू की तरफ से इस बांध का निर्माण कराया जा रहा है। नहीं, सरकारी मद से नहीं किया जा रहा है, ये हम लोग को अपना ग्रामीणों के सहयोग से और माने कि यहाँ जो संगठन है उसके द्वारा ही काम करवाया जा रहा है। क्या कारण हुआ कि आप लोग ऐसे करवा रहे हैं? ये कारण हुआ जो हम लोग जिलाधिकारी महोदय, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब सभी जगह आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई न हुआ। मुखिया से लेके एमपी तक ला हम लोग दूरभाष से बताए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार के लोगों की मदद के लिए आ गया है। तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास से एक पोलो रोड को कोविड केयर सेंटर बनाया है, जिसमें डॉक्टर समेत तमाम सुविधाएं मौजूद है। एक पोलो रोड में तेजस्वी यादव के आवास में बने कोविड सेंटर का जायजा लिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कोरोना के इस दौर में हर कोई अपने तरह से बिहार की जनता की मदद करना चाहता है। इस वक्त मौजूद हैं एक पोलो रोड, जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, और इस वक्त उन्होंने अपने सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर खोला है जो 50 बेड का है, और इसमें वो तमाम सुविधाएं होंगी, ऑक्सीजन होंगे, डॉक्टर होंगे, दवा होंगे, या फिर जो भोजन की सामग्री होती है, तमाम चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। और तेजस्वी यादव ने इसलिए खोला है कि जो भी कोविड से परेशान मरीज हैं या फिर उनके अटेंडेंट हैं, यहाँ पर आएँ, उनका पूरा समुचित इलाज किया जाएगा और जो भी व्यवस्था चाहिए उन्हें उपलब्ध होगा। इस वक्त हमारे साथ शक्ति यादव हैं, आरजेडी के नेता। शक्ति जी, इस कोविड केयर सेंटर का खोलने का मकसद क्या है? देखिए, राज्य में जो हालात है कोरोना संक्रमितों का और सरकार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, अस्पताल जहाँ दवा नहीं, जहाँ रुइया नहीं, सुई नहीं, इन सबों को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने एक पोलो रोड स्थित उन्होंने जो व्यवस्था की है, बेड की, ऑक्सीजन की, दवा की, डॉक्टर की, और पत्र भी लिखे हैं सरकार को, सरकार के मंत्री को, कि आप इसको चाहें तो आप ले लें या अनुमति दे दें, या ले लें या लेकर करके आप चलाएं। एक रोल मॉडल इस देश के अंदर में पहला व्यक्ति आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने एक शुरू की है। आखिर जनता का ही चीज है ना, तो जनता के सुख का, अगर जनता संक्रमित है, पीड़ित है, दुख में है, तो सहायता के लिए जो भी हो सके 2 कदम आगे बढ़कर के उनके निर्देश पर पूरे राज्य के अंदर में कोविड केयर के माध्यम से लगातार सब लोग सहयोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक। और आज उन्होंने जो सामने रखा है, हम तो नियम से बंधे हैं और नियम के अनुरूप हमने सरकार को
आगाह कि अब सरकार को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके आग्रह किया है कि आप हमको बताएं और की गई कार्रवाई से हमें भी अवगत कराएं। डॉक्टर भी हैं जो इस कोविड केयर सेंटर को देखेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर एस कुमार। कुमार जी, इसमें क्या कुछ सुविधाएं हैं? यहाँ पे बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है, फॉगिंग मशीन है, मास्क है, ग्लव्स है और आईवी फ्लूइड्स हैं। इसके अलावा जो है सैनिटाइजर्स हैं सारे, यानी कि वो तमाम सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं कि कोई अगर यहाँ मरीज आएगा तो उसका समुचित इलाज हो पाएगा। बिल्कुल, हाँ, मतलब उनके लिए इतनी सुविधा दे दी गई है कि एक आइसोलेशन सेंटर अच्छे से चलाया जा सके। और चूंकि कई जगह ये न्यूज में आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि सरकारी संस्थानों, जो मेडिकल संस्थान है, वहाँ पे बेड की कमी हो जा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक मान के चलें, इस पेंडेमिक में अगर एक छींटा भी है शरीर पे या एक बूंद भी है तो भी हर बूंद से घड़ा भरता है, हर बूंद से घड़ा भरता है। बिल्कुल यही सोचकर जो तेजस्वी यादव है उन्होंने भी एक कोविड केयर सेंटर खोला है और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इसे टेक ओवर करें या फिर चलाने दें। तो जाहिर सी बात है, सियासत अपनी जगह, लेकिन इस मौके पर अगर कोई भी बिहार की जनता की सेवा करना चाहता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तेजस्वी यादव द्वारा अपने सरकारी आवास को कोविड सेंटर बनाने पर जेडीयू ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता सोहेली मेहता ने कहा कि तेजस्वी आपदा में राजनीति कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अपने सरकारी आवास को ही कोविड केयर सेंटर के नाम पर सरकार को सुपुर्द करना चाहती है। अरे नाटक करना है तो अच्छे से कीजिए। आपके घर में तो हर सुविधा उपलब्ध है। माँ आपकी एमएलसी हैं, आप खुद प्रतिपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, आपकी बहन राज्यसभा की सदस्य हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं। परिवार की पार्टी है तो एक पारिवारिक बिल्कुल सेवा करनी चाहिए। आपको पूरा परिवार मिलकर एक कोविड केयर सेंटर अपने पर्सनल मकान में इसको स्थापित करना चाहिए और लोगों की सेवा करना चाहिए। तो आप जनता को क्या दिखा रहे हैं? अरे सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, चाहे टीकाकरण की व्यवस्था हो, चाहे संक्रमित लोगों के ठीक होने के लिए जो व्यवस्था करना है वो कर रही है, साथ में संक्रमण से बचाने के लिए सरकार हर तरह की व्यवस्था कर रही है। तो इस तरह का नाटक नौटंकी कर कर और आपदा में राजनीति के अवसर ढूंढने का क्या औचित्य निकलता है? सरकार के आदेश के बाद भी एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों ने अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के लिए ये आदेश जारी हुआ था, पर स्टूडेंट राजी नहीं हुए। 1 मई को ही सभी को ज्वाइन करना था, लेकिन देरी होता देख सरकार ने 2 बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। एनएमसीएच में मेडिकल छात्रों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि सभी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र अब कोविड मरीजों का इलाज करेंगे, बदले में सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। लेकिन बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए हैं। इस वक्त हम एनएमसीएच में मौजूद हैं। एनएमसीएच के सभी छात्र हाथ में नोटिस लेकर गवाही दे रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और वजह क्या है। हम बात करते हैं, यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट हमारे साथ हैं। आप लोगों को नोटिस भी मिल गया है और सरकार ने भरोसा दिया था प्रोत्साहन राशि देंगे, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? हम लोगों ने ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो अभी हमारी ड्यूटी जो दी जा रही है उसे हमारी इंटर्नशिप में काउंट की जाए और जो स्टाइपेंड राशि है वो उसको 15,000 से बढ़ाकर उसको और बढ़ा दिया जाए और जो हमारे एग्जाम जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं कोविड की वजह से उसको जल्द से जल्द ली जाए और सरकार हमें इंश्योरेंस दे। हमारी मांगे इतनी है। अभी फिलहाल अगर बात करेंगे तो कितने मेडिकल कॉलेज हैं और कितने स्टूडेंट आपके जो मेडिकल के हैं जिनको अभी इसका लाभ मिलने वाला है या वो अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहते? हमारे पूरे बिहार में 9 मेडिकल कॉलेज हैं, उनके हिसाब से 950 छात्र हैं जो कि अभी ज्वाइन करते और पूरे बिहार को सेवा प्रदान करते। आप सेवा करेंगी, तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग सब सेवा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस हमारी कुछ डिमांड है जो हम चाहते हैं सरकार उन्हें पूरा करे। हम ज्वाइन करना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है या देखना ही नहीं चाह रही है। हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हमारा बस मांग इतना है कि हमारे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमारी ये जो ड्यूटी हम कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं उसको इंटर्नशिप में काउंट करे, ताकि हम लोग आगे हमें नीट पीजी जैसे परीक्षाओं में अपीयर करने में हमें परेशानी नहीं हो।
लेकिन अभी हम लोग जो भी काम करेंगे वो इंटर्नशिप में काउंट नहीं हुआ, तो इसके बाद भी हमें 1 साल और काम करना हो, इससे हमें अभी भी दिक्कतें आएंगी और आगे भी हमें नीट पीजी की परीक्षा में अपीयर होने में दिक्कत होगी। हम चाहते हैं कि हम इसमें अपनी सेवा प्रदान करें, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो भी तो पूरी होनी चाहिए। जैसे सबकी मांगे देखिए, सबके बारे में सोचा जा रहा है कि इतने सारे पेशेंट्स है, इतना है, ये है, तो डॉक्टर्स को भी उतना ही ध्यान देने का जरूरत है। ये लोग चाहते हैं कि ड्यूटी जरूर करें, लेकिन इसके बदले जो इंटर्नशिप करना पड़ेगा फिर से 1 साल का, वो नहीं करना पड़े। ड्यूटी के दौरान जो इंटर्नशिप का लाभ है वो हमें जरूर मिले। इंतजार करना बेहद जरूरी है कि आखिर सरकार क्या स्टेप उठा लेती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो फिलहाल अपना बिहार में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।